Hello everyone, welcome you all to this subject of basic electrical engineering lectures. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, the topic name is auto transformer. आज का जो हमारा topic of discussion रहेगा, that will be auto transformer. ठीक है? In the previous video, we have discussed about the numerical practice. Last video में हमने जो किया था वो efficiency के ऊपर जो numericals होते हैं, maximum efficiency और normal efficiency calculate करने के जो questions होते हैं, उसमें different variety की questions हमने last video में जो 77th video था हमारा वो उसमें cover up किया है, right? तो आज हम auto transformer से start कर रहे हैं. तो basically ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर, राइट? तो ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है. ये भी एक ट्रांसफार्मर ही है, जैसा कि हमारा एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है. तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लें कि जो ट्रांसफार्मर हमने अभी तक डिस्कस किया था, जो इस तरह का था, जिसमें आपने देखा था कि दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक प्राइमरी साइड और एक सेकेंडरी साइड. तो इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बार बार यहाँ पर यूज होगा. जब भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन इस ट्रांसफार्मर से करेंगे तो हम इस ट्रांसफार्मर को हमेशा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और ये जो ट्रांसफार्मर है दिस विल बी ऑटो ट्रांसफार्मर, राइट? तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरह ही ट्रांसफार्मर का काम करता है, दैट इज टू ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड. लेकिन ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर जैसा नहीं होता. ये एक स्पेशल कनेक्शन के साथ ट्रांसफार्मर बनाया जाता है जिसका पावर सिस्टम में ज्यादा यूज होता है. जैसे इस ट्रांसफार्मर को एज ए वेरिएबल सप्लाई की तरह से हम यूज करते हैं. जैसे हमें पता है सिंगल फेस में हमारे पास 220 या 230 वोल्टेज के लगभग अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको एसी वोल्टेज 100 वोल्ट चाहिए, 150 वोल्ट चाहिए, तो फॉर दैट पर्पस वेरिएबल सप्लाई की तरह हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं. दूसरा, इसको हम बहुत ज्यादा जो यूज है इसका वो लेबोरेटरी में यूज है, क्योंकि लैब्स में अक्सर वोल्टेज कम या ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, तो वहां हम इसका यूज करते हैं. दूसरा, मोटर स्टार्टर्स की तरह भी इसको यूज किया जाता है. ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है जो मोटर्स को स्टार्ट करने के काम होता है, वहां पर इसका यूज है. तो और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो ऑटो ट्रांसफार्मर को अपने आप में एक यूनिक डिवाइस बनाती है, राइट? तो सबसे पहले अगर देखें कि ये ट्रांसफार्मर बनाया कैसे जाता है, स्पेशल कनेक्शन किस तरह से होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले लेते हैं. हियर वी हैव ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है. तो ये हो गई हमारी प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड. नाउ लेट अस कनेक्ट दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल. ठीक है, इन दोनों टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देते हैं. ये आपका यहां पर कनेक्ट हो गया, राइट? इसके बाद ये जो टर्मिनल है प्राइमरी साइड पे, एक नया टर्मिनल यहां पर लेंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में दोनों में कॉमन रहेगा. दिस विल बी द टर्मिनल जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में कॉमन रहेगा, जिसमें ये जो कनेक्शन है दिस कनेक्शन विल बी कनेक्टेड हियर. तो आप देखिए ये प्राइमरी साइड पर भी है टर्मिनल और ये सेकेंडरी साइड पर भी है टर्मिनल. तो ये दोनों कनेक्शंस को जब हम इस तरह से जोड़ते हैं जैसा अभी हमने दिखाया है, तो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बन जाता है. किस तरह से बनता है ये हम अभी देखेंगे. तो लेट अस सपोज ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बनाने के बाद ये इनपुट साइड है, दिस इज VI. ठीक है, इन दो टर्मिनल के बीच आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का इनपुट मिलेगा और इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको आउटपुट मिलेगा, V आउटपुट. उसके अलावा बाकी जो यूजुअल हमारे पास वोल्टेज और करंट्स होते हैं एक नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, वो हम लिख देते हैं. ये V1 होता है, यहाँ से I1 फ्लो करता है. क्योंकि ये सेम ब्रांच है तो यहाँ पर भी I1 ही करंट फ्लो करेगा, राइट? हियर वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स N1, हियर वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स N2. दिस साइड ए करंट विल फ्लो, दैट इज I2. यहाँ I2 करंट फ्लो कर रहा है और इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज V2 होता है, राइट? ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर में सारी चीजें होती हैं. साथ ही साथ ये I2 करंट आगे कंटिन्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है. तो लेट अस से कि यहाँ एक नया करंट है, दैट इज I0 आउटपुट करंट, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दी हैं. तो अब इसको अगर रीड्रॉ करें, ये जो फिगर बनाया है हमने, दिस इज स्पेशल कनेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर. इसमें हमने ट्रांसफार्मर के स्पेशल कनेक्शंस को करके देखा है.
ठीक है, तो अब इसको रीड्रॉ करेंगे कि रीड्रॉ करने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, राइट। तो अगर हम इस कनेक्शन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम ये वाला कनेक्शन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द कनेक्शन ऑन द इनपुट साइड, ठीक है, ये इनपुट साइड का कनेक्शन है। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स n1 है यहाँ पर, राइट, ये n1 नंबर ऑफ टर्न्स थे प्राइमरी साइड पर। उसके बाद ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल देखिए यहाँ से कनेक्ट होके सीधे ऊपर गया है और ऊपर कनेक्ट होने के साथ ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया है। दैट मींस हियर सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लस V1 था, राइट, यहाँ पर हमारे पास प्लस V2 है, तो ये प्लस का टर्मिनल आपको कहां पर मिलेगा, ये प्लस का टर्मिनल आपको यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज प्लस V2, इस तरह से कनेक्ट होगा। और जो सेकेंड टर्मिनल है, ये कनेक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे गए, उसके बाद हमने ये वाइंडिंग लिया N1 नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। देन वी हैव सीन कि यहाँ पर एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़े। कनेक्शन के बाद हियर वी हैव सीन कि ये N2 के साथ कनेक्टेड है, तो N2 को हमने कनेक्ट किया, दिस इज अवर नंबर ऑफ टर्न्स N2, राइट। उसके बाद नीचे जो कनेक्शन है, नीचे कनेक्शन लेने के बाद ये प्राइमरी साइड को पूरा करता है। तो ये देखिए, ये हो गया प्राइमरी साइड कंप्लीट, ठीक है। और ये है आपका VI, ये हमने रिड्रॉ कर लिया इन टर्मिनल्स को। उसके बाद सेकेंडरी साइड को देखते हैं, तो सेकेंडरी साइड किन दो टर्मिनल से मिलकर बनी है। एक तो टर्मिनल सेकेंडरी साइड का यही है, सेम टर्मिनल जो हमने नीचे कनेक्ट किया है, तो दिस इज द टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी साइड। और दूसरा टर्मिनल कहां से शुरू होता है, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव ऑफ V2 के साथ जा रहा है, राइट। अगर आप देखें तो V2 और V0 बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एग्जैक्टली पैरेलल में है V0 के साथ, राइट। तो जो V2 है वही V0 है, दैट मींस कि जो आउटपुट है आपका वो यहाँ से कनेक्ट हुआ है, एंड दिस इज योर V0। तो ये देखिए, ये हमारा बन गया एक ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रॉपर कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इस तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कहां पर कौन सा करंट है, कैसे कैसे जा रही हैं चीजें। तो ये है आपका I1 जो हमारा इनपुट करंट है। एक काम करते हैं, इसको भी I के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट करंट। तो ये भी हमारा I हो जाएगा, दिस इज अवर इनपुट करंट, राइट, एंड दिस इज अवर output current. Here we have number of turns N1, voltage, positive voltage across the N1 turns, and positive voltage V2 across the secondary turns, and this is the output voltage V0. तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, राइट। तो हमारे पास इस साइड में जो वाइंडिंग मिली है, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर, एंड दिस साइड जो वाइंडिंग मिली है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी साइड ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। ये है हमारा सेकेंडरी साइड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्राइमरी साइड पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर आप प्राइमरी को कंबाइन करें तो प्राइमरी पर यू हैव नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ N1 एज वेल एज ऑफ N2, यानी कि N1 और N2 दोनों मिला के आपका प्राइमरी बनता है, जबकि सेकेंडरी में हमारे पास सिर्फ N2 है। इससे क्लियरली ये तो पता चल रहा है हमें कि जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उस साइड वोल्टेज ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो EMF इक्वेशन है वो कहता है कि EMF इक्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। दैट इज व्हाई ये चीज तो यहाँ से कंक्लूड होती है कि हियर वी हैव प्राइमरी साइड voltage is more than secondary side voltage. That means ये step down type का auto transformer. This is a step down auto transformer, right? आगे हम step up भी देखेंगे वो कैसा दिखाई देता है। तो for now just हमें ये चीज clearly नजर आ रही है कि how it is a step down transformer. Now what we see from the diagram से हमें ये चीज clearly दिखाई दे रही है कि the input voltage VI is equals to V1 plus V2. ठीक है, अगर V1 और V2 दोनों को सम करें, बिकॉज पोलैरिटी ऑफ V1 एंड V2 आर सेम बोथ द केसेस, दोनों केस में पोलैरिटी सेम है दोनों की। तो उस केस में अगर आप देखते हैं तो आपको मिलता है V1 VI इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ V1, राइट। तो VI इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अगर आप V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 रिप्लेस करें, एज वी नो V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू होता है K, तो V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V2 अपॉन K, एंड इन टर्म्स ऑफ वेयर वी हैव K इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, सो वी कैन राइट एज V2 into N1 अपॉन N2. So replace this will become equals to N1 upon N2 into V2 plus V2. ठीक है, from here take V2 common, we will get N1 upon N2 plus 1,
that will give you Vi is equals to V2 into N1 plus N2 upon N2. Since from the diagram we can see that V2 is equals to V0, so replace it here. Vi is equals to V0 into N1 plus N2 upon N2, or output upon input is equals to N2 upon N1 प्लस N2। तो यहाँ से आपको ये जो इक्वेशन मिली है, ये इक्वेशन क्या कह रही है? अगर आप टर्न्स रेशियो को एक बार रिमाइंड करें, टर्न्स रेशियो होता है V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। तो इस इक्वेशन को अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आउटपुट वोल्टेज इज V0, इनपुट वोल्टेज इज Vi, output number of turns is N2 and input number of turns is N1 plus N2. So the number of turns are, turns ratio कितनी है यहाँ पर? Turns ratio will become equals to N2 is to N1 plus N2। ठीक है, ये है आपका टर्न्स रेशियो, राइट। तो क्या चीज हमें दिखाई दे रही है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह पर काम कर रहा है। ठीक है, एकदम पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कर रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो डिवाइडर का जो वर्क है वो रेजिस्टेंसेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स वर्क कर रहे हैं उस डिवाइडर का, राइट। इन दिस केस यू कैन सी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 के वेरी करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो वेरी करेगा, और आपका अल्टीमेटली जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल चेंज, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से ऑटो ट्रांसफार्मर के रिलेशंस काम कर रहे हैं और क्या चीज यहाँ से हमें निकल कर आ रही है, तो ये चीज हमने अभी अभी देखी है। चलिए आगे चलेंगे। नाउ दोनों टाइप के ऑटो ट्रांसफार्मर देखेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हमने अभी अभी जस्ट देखा स्टेप डाउन, जो कि कुछ इस तरह का हमें दिखाई देता है। ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें आपके पास आउटपुट पर वोल्टेज है V2, here we have number of turns N2, let us take primary side number of turns, whole number of turns as N1। यहाँ पर हमने प्राइमरी को N1 से डिनोट कर दिया है, सेकेंडरी को N2 से डिनोट कर दिया है। Similarly the applied voltage is denoted by V1 here, right। और जो वाइंडिंग है that is distributed in two parts, one part is AB and one part is BC, right। तो AB वाइंडिंग को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, एक है AC पार्ट और एक है BC पार्ट। तो BC पार्ट्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है और दोनों पार्ट्स मिलके प्राइमरी वाइंडिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दिस इज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। Similarly, we can create a step up transformer also. In the step up, you will have two parts of the winding on the secondary side. तो ये आपका secondary बन जाएगा। This is the voltage V2 and the number of turns secondary side is N2. Primary side is this one. This is voltage V1 and here we have number of turns of N1. The parts of the winding is A, B is for primary and AB and AC is for secondary winding. So this is step up auto transformer. Step up that means कि जिसमें secondary side में primary side से ज्यादा voltage हम ले सकते हो। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर पावर ट्रांसफर होगी ये चीज यहाँ पर देखने के लिए है। कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्टेप डाउन पे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं कि जो BC पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ऑन द प्राइमरी साइड एज वेल एज ऑन द सेकेंडरी साइड। जैसे अभी तक आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पढ़ रहे थे कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड है। ठीक है, दोनों में कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिकली दोनों आपस में कपल्ड होती हैं। बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इट इज क्लियरली सीन कि द पार्ट BC इज कॉमन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद द वायर। ये जो वायर देख रहे हैं आप, ये वायर पूरी तरह से फिजिकली कनेक्टेड है, दैट मीन्स it is electrically connected. So BC part is electrically connected, but AC part, how AC part will work with BC? AC and BC में कोई भी physical connection नहीं है, इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे से isolated हैं। That means यहाँ पर
जो मैग्नेटिक सर्किट वाला प्रोसीजर है, जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में काम करता था, वो यहाँ पर भी कर रहा है। यहाँ से ये चीज कंक्लूड होती है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरह से काम होता है। इलेक्ट्रिकली इन केस ऑफ बीसी वाइंडिंग, मैग्नेटिकली इन केस ऑफ एसी वाइंडिंग। तो जो पावर बीसी से ट्रांसफर होगी प्राइमरी से सेकेंडरी, वो इलेक्ट्रिकली पावर ट्रांसफर मानी जाती है, और जो एसी वाइंडिंग से पावर ट्रांसफर होगी सेकेंडरी साइड में, वो मैग्नेटिकली पावर ट्रांसफर कही जाएगी, राइट। तो दोनों टाइप से यहाँ पर वाइंडिंग्स कनेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिकली एज वेल एज मैग्नेटिकली एज वेल एज कंडक्टिवली। इलेक्ट्रिकली को हम कंडक्टिवली भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरह से यहाँ पर वाइंडिंग कनेक्टेड है, राइट। द ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विल बी सेम हियर ऑल्सो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने अभी ऊपर भी देखा था, जहां पर हमने देखा कि K इज इक्वल्स टू हमारा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स N2 अपॉन N1, also that must be equals to I1 upon I2. The same transformation ratio works for this auto transformer also. Now ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर लोड कनेक्ट करते हैं। तो पहले स्टेप डाउन की बात कर लें। तो स्टेप डाउन में यहाँ पर एक लोड कनेक्ट कर दिया हमने, दिस इज लोड। यहाँ से करंट फ्लो करेगा I2, क्योंकि सेकेंडरी साइड कंप्लीट हो गई है। अब चूंकि सेकेंडरी साइड पर करंट का फ्लो है, तो प्राइमरी साइड पर भी करंट फ्लो करेगा I1। तो I1 विल फ्लो टुवर्ड्स थ्रू दिस पार्ट ऑफ वाइंडिंग। जो आपका AC पार्ट है, उस AC पार्ट में आपका I1 करंट फ्लो करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो I2 करंट है वो लोड के थ्रू पास होके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नाउ व्हाट विल बी द करंट इन दिस पार्ट, BC पार्ट। अब एक चीज यहाँ से हमें ध्यान रखनी है कि I1 और I2 में से कौन सा करंट बड़ा है। नेचुरली आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा है सेकेंडरी वोल्टेज से। तो हियर वी हैव V1 इज ग्रेटर देन V2, तो नेचुरली I2 विल बी ग्रेटर देन I1 होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है K इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2, यानी कि वोल्टेज का जस्ट रिवर्स होता है। तो इन दिस केस व्हेन वी हैव I2 इज ग्रेटर देन I1, तो द करंट इन दिस पार्ट ऑफ वाइंडिंग विल बी टेकन एज I2 माइनस ऑफ I1, क्योंकि I2 करंट बड़ा है। I2 करंट बड़ा होने की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपर डायरेक्शन में रहेगी इन दिस पार्ट ऑफ BC, एंड द करंट विल बी I2 माइनस I1। सिमिलरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लोड कनेक्ट किया हमने सबसे पहले सेकेंडरी पे। जैसे ही हमने लोड कनेक्ट किया, वहां पर एक सेकेंडरी करंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू I2। हियर वी हैव I1 करंट। सो इन दिस केस, चूंकि दिस इज स्टेप अप केस, तो स्टेप अप केस में V1 आपका छोटा है V2 से, यानी कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो I1 विल बी ग्रेटर देन I2 होगा। एज पर द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रिलेशन, दिस विल बिकम I1 ग्रेटर देन I2। तो जो भी रिलेशन AB पार्ट में करंट का बनेगा, वो I1 बड़ा लेके हम लेंगे। तो एज पर द KCL एट दिस पॉइंट A, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन होगी, और करंट हो जाएगा I1 माइनस ऑफ I2। ठीक है, तो ये लोड कनेक्ट करने के बाद जो रिलेशंस आपको सामने आएंगे वो ये रिलेशंस हैं, राइट। नाउ वी नो दैट द पावर इनपुट मस्ट बी इक्वल्स टू पावर आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर में जो पावर इनपुट है दैट इज इक्वल्स टू V1 I1 होता है, और पावर आउटपुट होता है V2 I2। तो ये रिलेशन मेंटेन होना चाहिए किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए। तो इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हियर व्हाट यू सी, प्राइमरी साइड पर आपका करंट V1 I1 है, सेकेंडरी साइड पर आपका करंट एंड वोल्टेज V2 I2 है। तो इस केस में आप जो सेकेंडरी साइड है उसको किस तरह से, जो प्राइमरी साइड है उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी आपकी दो पार्ट ऑफ वाइंडिंग से मिलकर बनी है, एक है AC और एक है BC। सो जो पावर इनपुट है, जो KVA पावर है, हम अपरेंट पावर की बात कर रहे हैं। तो अपरेंट पावर ऑन द प्राइमरी साइड will be in two parts, one is because of this AC part, one is because of this BC part। ठीक है, तो इस केस में how we will manage this KVA, here you can see जो V2 I2 है सेकेंडरी साइड का, that must be equals to volt amperes because of this AC part, that is because of this I1 current, right? So here we can write V2 I2 is equals to V2 into I1 plus second part है हमारा I2 minus I1, so second will be plus V2 into I2 minus of I1। ठीक है, तो एक ये पोर्शन है जो आपका AC की वजह से आया है,
और एक ये पोर्शन है जो आपका BC की वजह से आया है, यानी कि दिस इज वन पावर विच इज मैग्नेटिकली ट्रांसफर्ड अपरेंट पावर एंड दिस इज द पावर विच इज कंडक्टिवली ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इस रिलेशन से भी आप देख सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट V2I1 प्लस V2I2 माइनस V2I1 दैट विल गिव यू V2I2 itself, राइट। तो यहां से आपको ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन पूरी तरह से फुलफिल होगा कि आपका जो सेकेंडरी का पावर है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ पावर, वन इज कंडक्टिवली, वन इज इंडक्टिवली। ये दोनों चीजें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन राइट फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए भी हम लिख सकते हैं प्राइमरी साइड V1I1 is distributed in two parts of the power। ठीक है, उसमें कौन कौन सी पावर है, एक आपके पास ये पोर्शन है AC और दूसरा आपके पास पार्ट है AB। तो V1I1 कैन बी रिटन एज V1 into I2। V1 into I2 हमारे पास ये जो I2 करंट है दैट इज फ्लोइंग इन AC पार्ट, तो पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू दिस AC पार्ट। Second is we have current I1 minus I2, that is power transferred from this AB part. So V1 I2 plus V1 I1 minus of I2। ठीक है, तो these are the two powers transferred because of the two parts of the winding, one is AC, another is AB। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have seen there is power transferred because of two components, one is inductively, one is conductively, right। तो आगे बढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे। थ्योरी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में हम देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल यूज होता है, जो कंडक्टिव मटेरियल है, जो कॉपर मटेरियल है, उसको हम कैसे यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये चीज हम देखेंगे। दूसरी चीज हम ये देखने वाले हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर इनपुट और पावर आउटपुट है वो दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं, ये चीज हम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हमारे पास अगेन एक डायग्राम होगा। वी हैव वन डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं। ये है प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। Here a load is connected, this is load, this is the current flowing through this I2, the voltage across the load is V2। Primary side we have supply voltage of V1, current flowing through this is I1, number of turns N1, number of turns N2, these are the number of turns। Also the current flowing through this winding is I2 minus I1, in upward direction we have a current I2 minus of I1। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं। साथ ही साथ ये जो पार्ट है वाइंडिंग के, here we have let us say first 1 2 and 3, तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 2 3। तो N1 नंबर ऑफ टर्न्स आपके 1 3 के बीच में है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स आपका 2 3 के बीच में है। तो अगर आपको 1 और 2 के नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करने हो तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं N1 माइनस ऑफ N2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स माइनस ऑफ N2 विल बिकम इक्वल्स टू N1 माइनस N2। सिमिलरली वोल्टेज की अगर बात करें तो वी हैव वोल्टेज V1 अक्रॉस टर्मिनल 1 and 3, we have voltage V2 across terminal 2 and 3, so the voltage across the terminal 1 and 2 will be V1 minus V2। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में वोल्टेज हो गया V1 minus V2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स हो गया V1 minus V2, राइट। इतना हमने कर लिया है। नाउ लेट अस क्रिएट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस ऑटो ट्रांसफॉर्मर। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में वी हैव टू वाइंडिंग्स, बोथ आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड एज वेल एज मैग्नेटिकली कपल्ड। तो यहाँ हमने ये जो टर्मिनल है, आप देखते हैं जो नंबर 2 पॉइंट है, दिस नंबर 2 पॉइंट इज कनेक्टेड विद बोथ द वाइंडिंग, सो दिस इज योर नंबर 2 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट एंड number 1 point is here, you have number point 1 is here and this is your point number 3।
Point number 3 is common with primary secondary, so point number 3 will be connected on both the sides, primary as well as secondary side. Here point number 1 should be connected to the primary side, ये यहाँ पर connect हो गया, and point number 2 should be connected to the secondary side, and the load is connected here between 2 and 3. This is the load, current flowing here, that is I2, voltage is V2, right? Primary side we have voltage V1, current I1, V1 I1 हो गया. उसके बाद हमने देखा कि 1 और 2 के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है, वो है V1 माइनस ऑफ V2. अभी हमने ऊपर जस्ट ये देखा था, the voltage across this is V1 minus V2 and the current which is flowing in 2-3, ठीक है, 2-3 में जो current है that is flowing from 3 to 2, I2 minus I1. So the current flowing here 3 to 2 in this direction, I2 minus I1, right? तो ये हो गया equivalent circuit. Equivalent circuit of step down transformer, right? चलिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, let's see the relation V2 minus V1 is equals to N2 minus N1. Since we have V2 minus V1 is equals to N2 minus N1, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे V2 माइनस V1 का, तो V2 हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट से आप देखते हैं V2 इज इक्वल्स टू V2, V1 पे आपके पास जो वोल्टेज है दैट इज V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स N2 इज इक्वल्स टू N2, नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2, ठीक है, N1 माइनस N2. तो दिस इज V2, दिस इज V1, V2 by V1 is equals to N2 upon N1 minus N2. इसको शफल करते हैं, N1 माइनस N2 को V2 के साथ मल्टीप्लाई में ले गए, इज इक्वल्स टू N2 इंटू V1 माइनस ऑफ V2. सिंप्लीफाई करेंगे, V2 N1 माइनस V2 N2 इज इक्वल्स टू V1 N2 माइनस V2 N2. V2 N2 से V2 N2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा V2 N1 इज इक्वल्स टू N2 V1 और V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू K. ठीक है, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो कि वैलिड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए भी. दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर द ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर दैट इज V2 by V1 is equals to N2 by N1 is also valid for the auto transformer. Now another thing is also we have प्राइमरी साइड पर जो वोल्ट एम्पियर्स हैं वो कितने हैं आप देखते हैं, करंट है I1, वोल्टेज है V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू, सेकेंडरी साइड पर करंट है आपके पास I2 माइनस I1 और वोल्टेज है आपके पास V2. ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, V1 I1 माइनस I1 V2 इज इक्वल्स टू I2 V2 माइनस I1 V2. I1 V2 से I1 V2 कैंसिल हो गया एंड हियर वी गेट I1 V1 is equals to I2 V2. ये क्या है, दिस इज द पावर इनपुट is equals to power output, और you can write it as V2 upon V1 is equals to I1 upon I2. That is also equals to K. ठीक है, that is also equals to K. तो कंबाइन करेंगे अगर आप ऊपर और नीचे के दोनों रिलेशंस में, तो we get V2 by V1 is equals to N2 by N1 is equals to I1 by I2 is equals to K. So this is the transformation ratio relation for the auto transformer. Also we got V1 I1 is equals to V2 I2. ठीक है, ये भी हमें यहाँ से मिल गया है, राइट. तो ये चीज हमने प्रूफ कर ली है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर का दैट इज आल्सो वैलिड फॉर द ऑटो ट्रांसफॉर्मर. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द आउटपुट ऑफ द ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हाउ वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट. ठीक है, अब हमें पता है डायग्राम देख के ये चीज हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वो मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों तरह से कनेक्टेड है.
तो पावर आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में इंडक्टिवली भी ट्रांसफर हो रहा है और कंडक्टिवली भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं डायग्राम से। नाउ वी नो दैट कि आउटपुट अपरेंट पावर, आउटपुट वोल्ट एम्पियर इज इक्वल्स टू है V2 इंटू I2 के। ठीक है, सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो I2 है, वोल्टेज जो है वो V2 है, तो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2। नाउ apparent power transferred inductively, यानी कि वो पावर जो ट्रांसफॉर्मर एक्शन से ट्रांसफर हुई है, जो मैग्नेटिक सर्किट से ट्रांसफर हुई है, वो कितनी है? वो है, इस सर्किट से आप देखिए V2 इंटू I2 माइनस I1 के बराबर है। दिस इज द पावर विच इज ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली, दैट इज इक्वल्स टू V2 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है, from here we can write as V2 into I2 minus of I1 को चेंज कर लेते हैं in terms of transformation ratio, it will become K into I2, और हम लिख सकते हैं V2 I2 minus K into V2 I2 और V2 I2 into 1 minus of K। ठीक है, तो पावर ट्रांसफर्ड inductively is equals to V2 I2 क्या होता है? V2 I2 is the general power output of any transformer, so power output multiplied with 1 minus of K। ये एक यहाँ से रिलेशन निकल कर आया जिससे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि how much power is transferred by transformer action in this auto transformer। Now हम निकालना चाहते हैं पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली मतलब जो डायरेक्ट हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उससे कितना पावर ट्रांसफर हुआ। हमने निकाल लिया है पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली। हमें पता है टोटल जो पावर ट्रांसफर होती है इनपुट से वो होती है टोटल जो इनपुट था उसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें, मतलब हमारे पास जितना भी इनपुट है उसमें से अगर हम ये पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली अगर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पर आप इनपुट लिखें आउटपुट लिखें, बोथ आर द सेम थिंग बिकॉज फॉर एनी ट्रांसफॉर्मर इनपुट और आउटपुट बोथ मस्ट बी सेम। तो हियर वी गॉट इनपुट या फिर आप आउटपुट लिखें। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस वी हैव V1 I1 मस्ट बी इक्वल्स टू V2 I2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ आउटपुट माइनस आउटपुट इंटू 1 माइनस के, और अगर आप यहाँ से आउटपुट को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस ऑफ के, दैट विल गिव यू आउटपुट इंटू 1 माइनस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू के इंटू आउटपुट। और अगर आप इनपुट के टर्म्स में लिख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा के इंटू इनपुट। दैट मीन्स पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली, सो पावर transferred conductively is equals to K into output या फिर इनपुट, जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन वी गॉट। ठीक है, तो यहां से हमने आउटपुट के रिलेशंस कैलकुलेट कर लिए कि हाउ मच पावर इज ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली। द रिलेशन इज पावर इन आउटपुट इनटू 1 माइनस के, and this is the power transferred conductively K into the power output। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो you will simply get the power output that is V2 I2। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो आपका K into पावर आउटपुट से K into पावर आउटपुट कैंसिल हो जाएगा और आपको सिंपल पावर आउटपुट मिलेगा, जो कि होना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस रिलेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है ट्रांसफॉर्मर के लिए, दैट इज सेविंग ऑफ कॉपर। सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल, जो भी कॉपर मटेरियल वाइंडिंग में यूज होगा उसकी सेविंग होती है ट्रांसफॉर्मर के लिए। वो कैसे होती है, कितनी होती है, तो उसके लिए हम कंपैरिजन के लिए 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर लेंगे। हियर वी हैव ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर
In this case, we have number of turns N1 and N2 on primary and secondary. Current is I1 and I2 on both the sides. Here we have voltage V1. Here we have a load connected, and the voltage is V2. This is two winding transformer, or we can write it as ordinary transformer. ठीक है, इसके बाद एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर. दिस इज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर. दिस इज लोड, the voltage V2 here, the current is I2. Here we have connected a supply voltage V1, the current is flowing here I1. Number of turns on the primary side is N1. Here we have N2, and the current which is flowing here is in upward direction I2 minus of I1. ये सारी चीजें हैं. This is 1, 2 and 3. These are the 3 points, right? तो ये है हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर. तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों वाइंडिंग में कितना कॉपर मटेरियल लगा है दोनों ट्रांसफार्मर में. तो अगर किसी भी ट्रांसफार्मर की बात करें तो कॉपर मटेरियल किस किस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए. सबसे पहली चीज तो एक ट्रांसफार्मर में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही कॉपर मटेरियल यूज होगा, यानी कि कॉपर रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स के. दूसरी चीज, ऐसी दूसरी कौन सी क्वांटिटी है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना कॉपर मटेरियल चाहिए, दैट इज द करंट, क्योंकि करंट के ऊपर वायर की थिकनेस डिपेंड करती है. आपने देखा होगा कि जब भी करंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो एक मोटा वायर यूज करना पड़ता है हमें, अदरवाइज गर्म होके वो पिघल जाता है, राइट. सो सेकेंड क्वांटिटी इज कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड शुड बी प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट. दैट मीन्स टोटल कॉपर मटेरियल required is proportional to in a winding, एक वाइंडिंग में कॉपर मटेरियल रिक्वायर्ड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड टर्न्स. ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट फॉर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें कितना टोटल कॉपर मटेरियल लगेगा. वेट ऑफ कॉपर, weight of copper will be proportional to, for the ordinary transformer, the current in the primary is I1, number of turns in the primary is N1, plus current in the secondary is I2, number of turns in the secondary is N2. So the copper material required in a two winding transformer must be proportional to I1 N1 plus I2 N2. Similarly for auto transformer, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर लगेगा ये हमें अभी देखना है. तो वहां पर हमारे पास दो वाइंडिंग्स हैं, आप देखिए, एक है 1, 2 और एक है 2, 3. 1, 2 पार्ट में करंट I1 है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स हियर इज N1 माइनस ऑफ N2. सो वेट ऑफ कॉपर मस्ट बी इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉपर इन सेक्शन 1, 2 प्लस weight of copper in section 2, 3. Now weight of copper in section 1, 2, weight of copper in section 1, 2 is proportional to, किस किस के प्रोपोर्शनल है, करंट है I1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 माइनस N2, तो I1 इंटू N1 माइनस ऑफ N2. तो ये आपका आ गया 1, 2 सेक्शन का. सिमिलरली वेट of copper in section 2, 3. 2, 3 में कितना है, आपके पास जो करंट है वो है I2 माइनस I1 और जो टर्न्स हैं वो है N2. तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू I2 माइनस I1 इंटू N2. सो टोटल वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर is proportional to I1 into N1 minus N2 plus I2 minus I1 into N2. ये आपका आ गया टोटल वेट ऑफ कॉपर. नाउ लेट अस डू वन थिंग. वेट ऑफ कॉपर
इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड कर देते हैं वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर, क्या मिलेगा हमें इससे? हमें मिलेगा I1 इंटू N1 इंटू N2 प्लस I2 माइनस I1 इंटू N2 अपॉन I1 N1 प्लस I2 N2। ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हमें मिलेगा I1 N1 माइनस N2 I1 प्लस I2 N2 माइनस N2 I1 डिवाइडेड बाय I1 N1 प्लस I2 N2। ठीक है, फर्दर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट I1 N1 प्लस I2 N2 माइनस 2 N2 I1 अपॉन I1 N1 प्लस I2 N2। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में एक पार्ट आपका हो जाएगा I1 N1 I2 N2 डिवाइड बाय I1 N1 प्लस I2 N2 डिवाइड होके होगा 1 माइनस दूसरा पार्ट होगा ट्वाइस ऑफ N2 I1 अपॉन I1 N1 प्लस I2 N2। ठीक है, ये हमें मिल गया है 1 माइनस 2 N2 I1 अपॉन I1 N1 प्लस I2 N2। राइट नाउ एज यू नो कि हमारे पास एक रिलेशन है, वो है N2 I2 मस्ट बी इक्वल्स टू N1 I1, राइट, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रिलेशन है। उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं N2 I2 मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए N1 I1 के। तो यहाँ पर अगर हम इस रिलेशन को पुट करें तो किसी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने कन्वर्ट करके N2 I2 को N1 I1 कर लिया, तो हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ I1 N1 दैट विल इक्वल्स टू 1 माइनस N2 I1 अपॉन I1 N2 सॉरी I1 N1 that will give you 1 minus of N2 upon N1 और 1 minus of K। N2 upon N1 K होता है। तो ये क्या मिला है हमें? ये मिला है वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हमने डिवाइड किया वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू मिला हमें 1 माइनस ऑफ K, और वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल्स टू 1 माइनस K टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो सेविंग ऑफ मटेरियल कितना हो गया? सेविंग of copper is equals to weight of ordinary transformer minus weight of auto transformer, that means W naught upon W naught into 1 minus of K is equals to W naught minus W naught plus K into W naught is equals to K into W naught. So this much is the copper material saved, that is K times of weight of copper in ordinary transformer। यानी कि जो वेट ऑफ कॉपर की सेविंग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K से 1 से कम है तो कॉपर की सेविंग हो रही है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K 1 से ज्यादा है तो कॉपर की सेविंग नहीं हो रही है। इसीलिए जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो हमेशा एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह ही यूज होते हैं, जिस केस में हम हमेशा K की वैल्यू को लेस देन 1 रखते हैं। दैट इज व्हाई वी से कि जो कॉपर मटेरियल है इज ऑलवेज सेव्ड इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इफ K इज लेस देन 1 तो सेविंग ऑफ कॉपर इज अचीव्ड। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर K की वैल्यू 0.5 है तो वेट ऑफ कॉपर कितना लगेगा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जस्ट 50% से आपका वेट ऑफ कॉपर मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा। राइट, तो जैसे जैसे आपका K का वैल्यू कम होगा वैसे वैसे आपका यहाँ कॉपर मटेरियल का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। दैट इज व्हाई वी से कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो वेट ऑफ कॉपर है वो कम होता है, एंड चूंकि वहां पर वेट ऑफ कॉपर कम है इसी वजह से जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा ट्रांसफॉर्मर का वो भी कम होगा, और चूंकि रेजिस्टेंस कम है तो जितने भी ड्रॉप्स एसोसिएटेड होते हैं रेजिस्टेंस की वजह से वो सारे कम हो जाएंगे। दैट मींस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज मोर देन द ऑटो ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर। राइट, इसी कारण से कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होती है।
Now let us discuss some advantages and disadvantages of auto transformer. First advantages की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है कि लेस कॉपर मटेरियल यहाँ चाहिए। अभी अभी हमने प्रूव किया कि यहाँ पर लेस कॉपर मटेरियल की जरूरत है। दूसरा एडवांटेज है हायर एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। क्यों ऑपरेट करता है हायर एफिशिएंसी से, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका कम है, इस कारण से एफिशिएंसी ऑटो ट्रांसफार्मर की ज्यादा होती है। तीसरा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। नेचुरली जहां जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे उसके सारे एडवांटेजेस यहां हमें मिलने वाले हैं, जो वोल्टेज रेगुलेशन में भी सामने आएंगे। चौथा, साइज इज स्मॉल। फॉर द सेम रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर दोनों ट्रांसफार्मर के साइज को कंपेयर करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर का साइज मिनिमम होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ऑटो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्स स्मॉल एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट आपको याद होगा, जब हम ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ रहे थे, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तो एक्साइटिंग करंट यानी कि वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट यानी कि आईडब्ल्यू, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में आयरन लॉसेज होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मटेरियल कम है, साइज छोटा है, तो ट्रांसफार्मर को एक जो एक्साइटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर फॉर द सेम साइज। तो लॉसेज कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, साइज स्मॉल है और एक्साइटिंग करंट की जरूरत कम है। नाउ देयर मस्ट बी सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है डायरेक्ट कनेक्शन इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, डायग्राम में हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है, वायर से कनेक्टेड होती है, जिस कारण से जो आइसोलेशन है दोनों वाइंडिंग का वो खत्म हो जाता है। और आइसोलेशन खत्म होने की वजह से ट्रांसफार्मर में कुछ अनवांटेड सिग्नल्स, अनवांटेड मैग्नीट्यूड्स ऑफ द करंट जो डीसी कंपोनेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द लोड कनेक्टेड इन द पावर सिस्टम। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ करंट्स एंड वोल्टेजेस होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, उस सिस्टम में आ जाते हैं। तो जब तक आइसोलेशन रहता है तब तक जो कंपोनेंट है वो प्राइमरी से सेकेंडरी पर ट्रांसफर नहीं होते, बट जैसे ही वो कनेक्शन हो गया वैसे ही वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। दूसरा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज को हम स्टेप डाउन नहीं कर सकते। हाई वोल्टेज को हम स्टेप डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर सेकेंडरी लगी है। मान लीजिए आपको 10,000 वोल्ट्स को ट्रांसफर करना है सेकेंडरी साइड पर और इसको स्टेप डाउन करना है 230 वोल्ट्स पे। नाउ लेट अस अज्यूम कि किसी कारण से सेकेंडरी साइड ओपन हो गई, राइट? सेकेंडरी साइड ओपन हो गई। ओपन होने से क्या होगा, प्राइमरी साइड पर जो वोल्टेज था 10,000 वोल्ट वो कनेक्टेड है, एंड चूंकि सेकेंडरी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है प्राइमरी के साथ, तो जितना भी प्राइमरी पे वोल्टेज है 10,000 वोल्टेज दैट विल अपीयर अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल्स। तो ये जो हाई वोल्टेज है जो सेकेंडरी साइड पर आ जाएगा, उससे क्या है, सबसे पहली चीज तो जो पोर्शन ऑफ वाइंडिंग के अक्रॉस ये अपीयर हो रहा है सेकेंडरी साइड पर, दैट इज नॉट हेल्थी, दैट इज नॉट हेल्दी फॉर दैट पर्पस। ठीक है, वहां के लिए वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है तो दैट विल बी डेंजरस फॉर देम आल्सो। तो दैट इज व्हाई, दिस इज द रीजन कि दिस ट्रांसफार्मर इज नॉट यूजफुल फॉर जनरल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब जहां पर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, वहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर इस कारण से यूज नहीं किया जाता। अदरवाइज क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे हैं कि सारी चीजें इस ट्रांसफार्मर में बेटर है एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस ट्रांसफार्मर इन एज ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। बट दिस इज द मेन रीजन कि अगर ओपन सर्किट होता है, सेकेंडरी से लोड हट जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पर होती हैं। ठीक है, इस कारण से हम जनरल पर्पस के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करते। नाउ वन मोर डिसएडवांटेज इज देयर, थर्ड डिसएडवांटेज इज मोर शॉर्ट सर्किट करंट। मोर शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब है कि अगर हम
सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर देते हैं। ऊपर जो डायग्राम बना है इसी में अगर हम देखें तो अगर सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर देते हैं तो सेकेंडरी के शॉर्ट होने के साथ साथ प्राइमरी का कुछ पार्ट भी शॉर्ट होता है, जिस कारण से ट्रांसफार्मर में बहुत हाई शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं यहाँ पर जो ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं जनरल पर्पस के यूज के लिए। That is why these auto transformers are only used specifically in some special purpose only, right? Now क्या क्या इसकी applications हैं? What are the applications of auto transformer? पहली applications तो laboratories में है, जहां भी laboratories होंगी और जहां भी variable supply हमें जरूरत पड़ेगी वहां पर हम auto transformer का use करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए। दूसरी चीज, जो मोटर्स हैं, बहुत से ऐसे मोटर्स हैं जिनको इनिशियली एक कम वोल्टेज की जरूरत होती है चलाने के लिए। जब आप मोटर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा बेटर क्लियर होगी कि इनिशियली कम वोल्टेज क्यों अप्लाई किया जाता है। तो इनिशियली जब आपको कम वोल्टेज किसी मोटर को देना है तो उस पर्पस के लिए भी हम यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ मोटर्स के लिए, स्टार्टिंग ऑफ मशीन्स के लिए आप यूज करते हैं यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए काम में आती हैं, राइट? तो दैट इज ऑल अबाउट द ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें हमने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी हैं, जिसमें हमने शुरू से लेके ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके ट्रांस रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, पावर इनपुट, पावर आउटपुट के बारे में डिस्कशन किया, कैसे हमने इसके कनेक्शन को बनाया, how it is how the equivalent circuit look like of a auto transformer, ये डिस्कस किया। then we have calculated the power transferred from primary to secondary inductively and conductively, and finally we have find out that key saving of copper material is there in case of auto transformer. Lastly, we have discussed about the advantages and disadvantages of this auto transformer and the applications, right? So this is the all information about the auto transformer which is included in the syllabus, and जो आपको स्टडी करना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।